चलिए अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर, मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर केस किया। मिस्टर बी अपना डिफेंस किसी दूसरे सेम लेवल के कोर्ट में कर सकते हैं? नहीं। देखो, जिस कोर्ट में केस होगा उसी कोर्ट में डिफेंस होगा, ठीक है। एक तो बात ये होती है। दूसरी बात, लॉ कहता है कि ठीक है, अगर एक कोर्ट में आपके हक में फैसला नहीं आया तो अपील का ऑप्शन आपके पास होता है। लेकिन अपील जब भी होगी, वो जिस कोर्ट में केस चला है उससे एक डिग्री ऊपर के कोर्ट में होगी। मतलब एक लेवल ऊपर के कोर्ट में आपने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रीइंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है। हमने बेसिकली पढ़ लेते रीइंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अब मैं इसको वहां से कनेक्ट करूं तो हम कहते हैं कि अगर हम ये फैसला करें आपस में कि देखो, जिस पहले कोर्ट में डिसीजन होगा ना वही फुल एंड फाइनल होगा, आगे अपील के लिए कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये रीइंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं आता, ये एक्सेप्शन है, अलाउ है, ठीक है। दूसरी बात हमने ये करी थी पॉइंट में कि ये लॉ ने हमें अलाउ किया हुआ है कि सेम कॉम्पिटेंसी रखने वाले कोई सा भी कोर्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं चॉइसेस में से। फॉर एग्जाम्पल, एक साहब लाहौर में, एक साहब सिंध में है। हम जो है अपनी कोर्ट की जगह सिंध हाई कोर्ट भी रख सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों में कोई एक रखेंगे, ठीक है। हमने कोई एक रख ली, या दोनों भी रख सकते हैं, लेकिन बहरहाल कोई एक रख ली तो फिर वही केस चलेगा, दूसरे में नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर हाई कोर्ट रख ली तो अब केस लाहौर हाई कोर्ट में ही चलेगा, ठीक है, सिंध में नहीं चल सकता। और ये भी एक एक्सेप्शन है रीइंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की, ठीक है। और कोई सवाल है? सर, माइनर को शादी से रोकना ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है माइनर को शादी से रोकना। माइनर है ना, माइनर को तो शादी अलाउ ही नहीं है, तो माइनर को तो तुम रोक सकते हो। निगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट। निगेटिव स्टिपुलेशन के मायने हैं कि आपने सर्विस एग्रीमेंट में ऐसी शर्त रखी है कि जब तक आप हमारे पास काम करेंगे आप कोई जाती तौर पर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। तो ये निगेटिव स्टिपुलेशन एक निगेटिव टर्म है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल अलाउ है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप ये टर्म नहीं डाल सकते कि आप हमारे पास से छोड़ने के बाद अगले 5 साल तक सेम इंडस्ट्री के में जॉब नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप टपाल में जॉब करते थे तो अब आप डाल रहे हैं कि अगर टपाल से आपने जॉब छोड़ी तो अगले 5 साल तक कोई भी टी मैन्युफैक्चर आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं कि जब तक आप टपाल में जॉब करेंगे आप कोई भी प्राइवेटली या किसी दूसरी जगह फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये वैलिड है, ठीक है। स्पेशल केसेस हम कर रहे थे और वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। अगर कोई सवाल है पीछे से तो पूछें। सर, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, हाँ मुझे याद है, ये रह गया था और ये अभी करवाना है। बाकियों को भी थोड़ा सा रिपीट करा दूंगा क्योंकि वो क्लास का टाइम एंड हो रहा था, तो वो हमने थोड़ा जल्दी जल्दी किया था, तो हो सकता है किसी का मिस हुआ हुआ। देखिए, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर के मायने होते हैं कि कोई भी बैटिंग का एग्रीमेंट वो वाइड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। बैटिंग का एग्रीमेंट एक वाइड एग्रीमेंट होता है। वाइड एग्रीमेंट, बैटिंग के एग्रीमेंट कौन से होते हैं? जो एक अनफ्यूचर सॉरी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड कर रहे होते हैं,
ठीक है, एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं जिनमें विन और लॉस की सिचुएशन होती है। 50-50% आप जीत भी सकते हैं, आप हार भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिक्का उछाल रहा हूँ, कह रहा हूँ चांद आया तो आप मुझे पैसे देंगे, छाप आया तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो 50-50% चांसेस है जीतने और हारने के। ठीक है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, ना मेरे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी पैसों के ऊपर है। ठीक है, तो वेजरिंग के भी जो एग्रीमेंट होते हैं, सट्टेबाजी कह लें या बैटिंग कह लें, कुछ भी कह लें आप, ये तमाम के तमाम एक इलीगल वाइड एग्रीमेंट्स हैं, आपको अलाउ नहीं है कि आप करें। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि अगर 500 रुपए से ज्यादा की बैटिंग आप हॉर्स राइडिंग पे खेल रहे हैं तो वो आपके लिए वैलिड एग्रीमेंट है। हाँ, अगर 500 रुपए से कम की आप खेलेंगे तो वो आपके लिए फिर एक इनवैलिड एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है जरा, ठीक है, क्लियर। चलें जी, अब हम आते हैं कुछ स्पेशल केसेस की तरफ। ठीक है, उनको देखते हैं कि वेजरिंग में है कि नहीं है। ठीक है, तो वो चीज हम एक देख लेते हैं कि वो वेजरिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उनमें सबसे पहले तो आपके पास आता है कमर्शियल ट्रांजेक्शंस। देखिए, एग्रीमेंट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एनी कमोडिटी और शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन इन विच देयर इज अ जेन्युइन इंटेंशन टू डू लेजिटिमेट बिजनेस, टू गिव एंड टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स और शेयर्स आर नॉट वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है जी, कहते हैं इफ देयर इज नो सच जेन्युइन इंटेंशन एंड द पार्टीज ओनली वांट टू गैम्बल ऑन द राइज और फॉल ऑफ द प्राइस by paying or receiving the difference in price only, the transaction would be a wagering agreement and therefore void. In order to constitute a wagering agreement contract, neither party should intend to perform the contract itself but only to pay the differences. ठीक है जी, एक तो नॉर्मल आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक आपकी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं कि आप किसी भी शेयर्स मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में कोई भी आपकी जो होती है। ठीक है, तो शेयर्स मार्केट आपकी होती है, उसमें आप क्या करें कि आप शेयर्स बुक कराएं। फॉर एग्जांपल P&G के आपने शेयर्स बुक कराया और उसकी डिलीवरी ली और आपने उसकी पेमेंट कर दी। फिर जब प्राइस बढ़ी आपने अपने पास होल्ड किया, फिर जब प्राइस बढ़ी तो आपने उसको सेल आउट किया। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जो वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आती, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जो वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आती। क्योंकि आपने क्या किया, आपने शेयर्स बुक कराए, ठीक है, उनकी एक प्राइस पे करी और उसके बाद आपने वो शेयर आगे सेल आउट कर दिए, लेकिन आपने डिलीवरी ली उनकी, जो शेयर सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो आपने लिया, डिलीवरी ली। ठीक है, दूसरी एक चीज क्या है कि आपने सिर्फ शेयर्स बुक कराए क्योंकि आपको पता था प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ठीक है, सिर्फ आपने बुकिंग अमाउंट दिया, उनकी डिलीवरी नहीं ली और उनको सेल आउट किया। ठीक है, अगले ने भी आपको सिर्फ एक प्राइस डिफरेंस पे किया, ठीक है, और उसको मजीद सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ प्राइस डिफरेंस पे करके एक चीज कमा रहे हैं, और ये बेसिकली आप गैम्बलिंग कर रहे हैं कि आप सिर्फ प्राइस डिफरेंस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक एग्रीमेंट किया कि मैं आपको $100 का, $100 की परचेजिंग का आपने एग्रीमेंट किया, जब डॉलर की प्राइस कितनी थी, 100 रुपए थी। आपने डॉलर्स की प्राइस 100 रुपए थी, आपने एक छोटा सा अमाउंट पे करके उसको बुक करा लिए, पूरी डिलीवरी नहीं लिया आपने। ठीक है, आपको पता था डॉलर की प्राइस बढ़ने वाली है, अब डॉलर हुआ 105 रुपए का, आपने 100 पे बुक कराया था, 105 का हुआ, आपने वही एग्रीमेंट उठा के आगे दे दिया, और सिर्फ जो प्राइस डिफरेंस आपने पे किया था वो एग्रीमेंट आपने आगे दिया ना, वो बुकिंग का अमाउंट लिया, और उसके अलावा जो डॉलर में इंक्रीज आया आपने सिर्फ वो ले लिया। ठीक है, इस तरह की आपने हरकत करी। तो ये बेसिकली आप तमाम, अच्छा अगले ने भी क्या करा, उसने आपसे 105 पे बुक कराया, उसने भी आपसे डिलीवरी नहीं ली, सिर्फ बुकिंग खेल रहा है। ठीक है, बुकिंग के बाद डॉलर मजीद बढ़ के 110 पे गया, उसने भी अगले से सिर्फ डिफरेंस लिया। अब अगर आप गौर करें तो इस एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट बना हुआ है आपका डॉलर की बुकिंग का, उसमें प्रिंसिपल पे नहीं हो रहा डॉलर का, सिर्फ जो प्राइस डिफरेंस हो रहा है उसमें पार्टीज खेल रही हैं और प्रॉफिट बना बना के जा रही हैं। ठीक है, ये दर हकीकत ये गैम्बलिंग कर रही है, क्योंकि इसमें एट द एंड होना क्या है, एट द एंड डॉलर गिरेगा और किसी एक पार्टी को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना हमेशा राइज करेगा, फॉल भी कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या कर रही है, यहाँ पे ये इस पे गैम्बलिंग कर रही है।
जब ऐसी कोई गैम्बलिंग की सिचुएशन आ जाए कि आप पार्टीज पूरी प्राइस पे नहीं कर रही, एक माइनर अमाउंट पे कर रही हैं और बुकिंग करा रही हैं और उसके बाद सेल आउट कर रही हैं, तो ये दर हकीकत एक वेजरिंग एग्रीमेंट्स करती है। ठीक है, एक गलत काम करती है, वाइड एग्रीमेंट्स करती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज अगर आप करते हैं तो आप दर हकीकत वेजरिंग के एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जो कि वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं। क्लियर है? जैसे आप देखें ना, हमारी जो व्हीकल मार्केट है इसमें भी मोर और लेस इसी तरह की चीज होती है। जब भी कोई नई व्हीकल लॉन्च होती है तो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शोरूम वाले होते हैं, क्या करते हैं, उन गाड़ियों की बुकिंग करा लेते हैं। ठीक है, उन गाड़ियों की बुकिंग कराते हैं और फिर उनको ओन पे बेच रहे होते हैं। तो ओन भी जेब में रख रहे होते हैं, डिफरेंस भी रख रहे होते हैं, और अपने नाम पे आपको गाड़ी निकाल के दे देते हैं। जब अपने नाम पे गाड़ी निकाल के देते हैं तो आपको डबल नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए उसको ओन पे करते हैं तो पहली बात तो जो ओन आप पे कर रहे हैं वो तो उसकी ब्लैक मनी हो गई, सही है, वो तो खत्म ही हो गई ना, वो तो कोई वैल्यू ही नहीं रखती। उसके अलावा जो आप उस पर एडवांस टैक्स पे करेंगे वो भी आप पे नहीं करते, वो उसके उस नाम पे चढ़ जाता है, तो उसका भी रिफंड आपको क्लेम नहीं होता। वो आपसे तो ले लेता है वो टैक्स वगैरह सारी चीजें, लेकिन रिफंड भी खुद ही लेता है वो। आप क्लेम कर नहीं सकते क्योंकि गाड़ी आपके नाम पे नहीं, गाड़ी तो उसके नाम पे होती है उस पर। ठीक है, डायरेक्ट आपके नाम पे तो नहीं चढ़ी हुई होती। तो ये तमाम चीजें अगर आप देखें तो इसमें ये भी गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, प्राइस सर्टेन अमाउंट पे करके गाड़ी की बुकिंग करा लेते हैं। गाड़ी आती है आपके पास और उसके बाद जो है ये आपसे ही प्राइस लेके उसकी फुल अमाउंट पे कर देते हैं और गाड़ी के बाद रेडी टू डिलीवर होती है। अच्छा, आप क्या बेवकूफी करते हैं, आप उस पर ओन पे करते हैं। ठीक है, तो ये है, जैसे होंडाई टक्सन अभी लॉन्च हुई थी, उसमें भी यही हुआ था ना कि 12 घंटे के अंदर उन्होंने अपनी बुकिंग क्लोज कर दी थी, 12 या 24 घंटे के अंदर, और फिर उस पर प्राइस इंक्रीज हो गई थी 2 लाख रुपए। तो इस तरह की तमाम चीजें गैम्बलिंग में आ जाती हैं, ये जो गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं है, मुनाफा कमाने की गर्ज से सिर्फ सिर्फ प्राइस के राइज और फॉल पे खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप, अगर कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, आप नॉर्मल प्राइस पे करेंगे और उस पर अगर गुड्स की डिलीवरी लेके मुनाफा कमा रहे हैं तो वो बात तो समझ में आ रही है। लेकिन जस्ट आप एक गुड्स को बुक करा के सिर्फ प्राइस के राइज एंड फॉल पे माइनर प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, तो वो चीजें जो हैं वो गैम्बलिंग में आती है। जैसे कि शेयर्स मार्केट को भी अगर मैं देखूं तो देखें, शेयर्स मार्केट में भी क्या है, अगर शेयर्स की आप एक्चुअल डिलीवरी अपने पास लेते हैं तो ठीक है, आपके लिए हलाल कमाई भी और लीगल भी। लेकिन अगर आप उसकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं ले रहे अपने पास, ठीक है, आपने उसकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं ली, सिर्फ आप लेवरेज पे खेल रहे हैं, ठीक है, आप एक बुकिंग पे चल रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली राइज और फॉल पे खेल रहे हैं। जब आप राइज और फॉल पे खेल रहे हैं तो ये दर हकीकत आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। और जब आप गैम्बलिंग करेंगे तो लाजमी बात है, गैम्बलिंग में आपका एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होता है। यही वजह होती है कि जब आप सुनते हैं कि शेयर्स मार्केट में लॉस हो और किसी ने खुदकुशी कर ली, वो वही लोग होते हैं जो उस पर गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, कि उनके पास होते हैं 100 रुपए, वो खरीद 700 रुपए के बुक करा लेके बैठ जाते हैं, 700 रुपए। ठीक है, तो दर हकीकत होता क्या है, वो आगे बढ़ के लेवरेज पे जा रहे होते हैं तो प्राइस की गैम्बलिंग के लिए, और उसी सूरत में वो फिर कर्जों में डूबते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं। तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन है कि आप एक्चुअल डिलीवरी ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक्चुअल डिलीवरी नहीं ले रहे, सिर्फ प्राइस के राइज एंड फॉल पे खेलना चाह रहे हैं, तो फिर वो एक गैम्बलिंग एग्रीमेंट हो जाता है, वेजरिंग हो जाती है। ठीक है, लॉटरीज पे हमने पहले भी बात करी थी, दोबारा कर लेते हैं कि लॉटरी जो है अगर गवर्नमेंट से ऑथराइज हुई हुई है तो लीगल है, अगर गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं हुई हुई तो फिर वो वेजरिंग ट्रांजेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑथराइज है तो अलग बात है। क्रॉसवर्ड पजल्स मैं फिर बता देता हूँ। क्रॉसवर्ड पजल्स बेसिकली आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आ रहे होते हैं कि उनका जब आप पजल सॉल्व करें तो उसमें आपको एक प्राइज मनी मिलती है। तो वो जो क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं वो तमाम के तमाम आपके लीगल होते हैं, क्योंकि देखें उसको सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल आपके सॉल्यूशन होता है उसका एक, जिसमें आपकी स्किल्स लगती हैं, आपकी इंटेलिजेंस लगती है, आपकी नॉलेज लगती है। ठीक है, तो ये चीज क्रॉसवर्ड पजल्स जो है वो भी वेजरिंग में नहीं आती। देखिए यही बात लिखी है, वेयर प्राइजेस डिपेंड अपॉन अ चांस, इट इज अ लॉटरी एंड देयरफॉर अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, thus a crossword puzzle in which prizes depends upon correspondence of the competitor solution with a previously prepared solution is a wager. ठीक है, but if prices depend upon skill and intelligence, it is a valid transaction. Thus, price competitions, which are game of skills and in which an effort is made to select the best competitor, example, picture puzzle, literary competitions, and athletic competitions are not wagers. Even in such competitions, the amount price should not exceed 1,000 rupees. Otherwise, they shall be a wager as per the provisions of the Price Competition Act.
ठीक है जी। अब इन्होंने इसमें भी एक प्राइस दे दी कि अगर 1000 रुपए से ज्यादा प्राइस आ रही है तो वो वेजरिंग है, लेकिन बहरहाल ये अमाउंट चेंज हो गया। अब क्रॉसवर्ड पजल्स को हम लॉट वेजरिंग में नहीं लेते, जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह में आते हैं उसको हम वेजरिंग में नहीं लेते। ठीक है, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा क्रॉसवर्ड पजल है जिसमें जो आपका सोल्यूशन है वो प्रीवियसली सॉल्व से मैच हो रहा है या ऐसे कोई चीज हो रही है, तो फिर वो वेजरिंग है। अगर कोई क्रॉसवर्ड पजल प्योरली डिपेंड करेगा आपके इंटेलिजेंस पे, आपकी स्किल्स पे, आपकी नॉलेज के ऊपर, तो वो वेजरिंग में नहीं आता। लेकिन अगर उसमें कोई दूसरी चीज हुई हुई है कि भाई वो किसी दूसरे पजल का सोल्यूशन जो है वो कॉपी पेस्ट हो रहा है या ऐसी कोई चीज हो रही है, तो फिर वो वेजरिंग में आ जाएगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हमने पहले भी बात करी थी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी वेजरिंग एग्रीमेंट्स नहीं होते, क्योंकि ठीक है ये हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे होते हैं, लेकिन आपका बेसिकली यहाँ पे जो मोटिव होता है वो अपने इंटरेस्ट को, अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, ना कि ये कि आपको पैसे मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक शख्स अपना लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो ठीक है वो इंश्योरेंस ले रहा है, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है कि बाद में उसकी फैमिली को कुछ अमाउंट मिल जाए, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं मर जाऊं। ठीक है, इवेंट होने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं मर जाऊं। ठीक है, तो बेसिकली मेन चीज उसकी क्या है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। पैसों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ले रहा है अच्छी बात है, अगर कोई गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहा है अच्छी बात है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि गाड़ी लगे और मुझे पैसे मिले। ठीक है, दूसरी बात हमने करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो साइंटिफिक और एक्चुरियल कैलकुलेशंस पर डिपेंड करते हैं। एक्चुरियल एक स्टडी होती है, एक साइंस होती है, जिसमें एक्चुअली जो है मुख्तलिफ चीजों को कंसिडर करते हैं, डेथ रेट को, बॉर्न रेट को, सॉरी डेथ रेट को, बर्थ रेट को, फिर इसके अलावा इन्फ्लेशन, बाकी बहुत सी चीजें, बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। साइंटिफिकली भी इसको चेक किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि अगर आप किसी मोर देन 50 एज से ज्यादा के बंदे का इंश्योरेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा बनाएगी हेल्थ इंश्योरेंस में, क्योंकि उसको पता है कि उसके और डॉक्टर के पास जाने के चांसेस ज्यादा हैं ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी यंग बंदे पे जाएंगे तो यंग बंदे पे इंश्योरेंस कंपनी हमेशा कम प्रीमियम बनाएगी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो डॉक्टर के पास कम जाएगा, उनके पास से भी कैश का आउटफ्लो कम होगा। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट में जाते हैं, अब देखें केस को बदलते हैं, मेटर्निटी की सूरत में जाते हैं, तो मेटर्निटी में क्या होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं उनका प्रीमियम हमेशा ज्यादा बनेगा क्योंकि उनके चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ज्यादा पे जाते हैं, 50 साल से ज्यादा के लोगों पे, तो उनके चांसेस कम है, तो उनका प्रीमियम हमेशा कम बनेगा। तो इसका मतलब एक साइंटिफिक कैलकुलेशन चल रही है जिसको इंश्योरेंस कंपनी देख रही है। ठीक है, लेकिन वेजरिंग में ऐसी कोई कैलकुलेशंस वगैरह नहीं होती साइंटिफिकली। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो बेनिफिशियल टू पब्लिक होते हैं, पब्लिक के लिए बेनिफिशियरी होती है पब्लिक उसमें। लेकिन अगर आप वेजरिंग को देखो तो वेजरिंग जो है वो यूजफुल पर्पस के लिए नहीं होती, वो तो हमेशा एक को फायदा हो रहा होगा तो दूसरे को नुकसान हो रहा होगा, उसमें तो ये सीन होता है, तो वो यूजफुल नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा वेजरिंग एंड होता है। हम चलते हैं अपने अगले उस पे, एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। एक मिनट। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, एक साहब ने सवाल पूछा है, एहसन साहब ने, कि मैटरनिटी में क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि मैटरनिटी कहते हैं जब किसी भी बच्चे की पैदाइश वगैरह होती है ना, तो उसको मैटरनिटी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, हम आगे आते हैं इस पे। Contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made. ठीक है, अगर आप अपने एग्रीमेंट को किसी इम्पॉसिबल इवेंट से, ठीक है, अगर आप अपने एग्रीमेंट को किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे कॉन्टिजेंट कर दें,
तो फिर आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट करार दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से एग्री करेंगे मैं तुम्हें 10,000 रुपए लोन दे दूंगा अगर तुम 100 किलोमीटर पर आवर से रनिंग करके दिखा दो। ठीक है, कॉन्टिजेंट कहते हैं डिपेंडेंसी को। ठीक है, अब आपने अटैच क्या किया है कॉन्टिजेंट 100 किलोमीटर पर आवर से, जो कि एक इंसान के लिए भागना नामुमकिन है। ठीक है, यूसेन बोल्ट भी नहीं भागता इतनी स्पीड से, तो ये नामुमकिन सी बात है। ठीक है, तो अगर आप किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे ऊपर अपने एग्रीमेंट को कॉन्टिजेंट करा दो, ठीक है, तो वो भी एक वॉइड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लिखी है, बी में देखें इलस्ट्रेशन, ए एग्रीज टू पे बी 1,000 एज अ लोन इफ बी विल मैरी एज डॉटर। ठीक है, कह रहे हैं ए ने बी को कहा है कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए लोन दूंगा अगर तुम मेरी ही बेटी से शादी कर लो, जो कि सी थी। सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट इज वाइड। और सी जो है जब एग्रीमेंट बन रहा था उस वक्त हयात थी ही नहीं, मर चुकी थी। तो ये एग्रीमेंट एक वाइड एग्रीमेंट है, क्योंकि जब मरी हुई हैं तो उनसे तो शादी मुमकिन ही नहीं है। तो ए ने क्या करा, अपनी लोन वाली बात को उस चीज पे एग्री करा जो कि इम्पॉसिबल थी, उस चीज पे कॉन्टिजेंट करा जो कि इम्पॉसिबल थी। जब ऐसी कोई हरकत आप करेंगे तो दर हकीकत आपका एग्रीमेंट एक वाइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। देखिए जी, कोई भी एग्रीमेंट अगर इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए किया जाएगा तो वो तो होता ही वाइड है। अगर आपको कोई कहे जनाब मुझे 10 लाख रुपए दे मैं मुर्दे में जान डाल के दिखा दूंगा, तो ये एक इम्पॉसिबल एक्ट है, मुमकिन ही नहीं है। तो वाइड एग्रीमेंट कर रहे हैं आप। अगर कहें हाँ ठीक है डाल के दिखाओ मैं 10 लाख दे रहा हूँ, ठीक है, आपने 10 लाख दे दिए, उसने कहा अब तो मैं डाल ही नहीं सकता, तो ये वाइड एग्रीमेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर इसमें भी लिखा हुआ ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज वाइड। कि ए ने बी से एग्रीमेंट करा कि मैं जादू से खजाना ढूंढ दूंगा, तो ये भी एक वाइड एग्रीमेंट है। कोई भी इम्पॉसिबल है। आप कहेंगे मैं फरारी की स्पीड से भाग सकता हूं, अगर आप मुझे पैसे दें, तो ये भी एक इम्पॉसिबल एक्ट है, आप नहीं कर सकते। तो कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट के लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो एक वाइड एग्रीमेंट है। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि 6 और 7 सेम है क्या? नहीं, दोनों में फर्क है। देंगे 7 में डायरेक्ट, 7 में डायरेक्ट जो है आप क्या कर रहे हैं, आप उसी इम्पॉसिबल एक्ट का एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अगर तुम 100 किलोमीटर पर आवर से भागोगे मैं तुम्हें, अगला आपसे कह रहा है आप मुझे 10 लाख रुपए दे मैं 100 किलोमीटर पर आवर से भाग के दिखाऊंगा। ठीक है, ये डायरेक्ट किस चीज के पैसे हो रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर से भागने के। ठीक है, डायरेक्ट वही हो रहा है। 6 में क्या था, इवेंट को डिपेंड करा रहे थे आप। अगर तुम सी से शादी कर लो जो कि मेरी बेटी है, तो मैं तुम्हें 1,000 रुपए लोन दूंगा। देखिए लोन दे रहा हूं, लोन वापस भी तो लूंगा, लोन वाली बात अलग है हमारी, लेकिन डिपेंडेंसी कहां आ गई, सी से शादी पे। ये आ रहा है कॉन्टिजेंट, सी मरी हुई है तो शादी हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं तो लोन दे रहा हूं ना, लोन दूंगा तो लोन वापस भी लूंगा। मैं डायरेक्ट तो कोई इम्पॉसिबल एक्ट नहीं कर रहा ना। इम्पॉसिबल एक्ट में वो कब आता है, मैं अगर कहता डायरेक्ट कि तुम अगर सी से शादी करो, तुम सी से शादी कर लो और वो भी एग्री करे हाँ मैं सी से शादी करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, तो ये क्या था, एक डायरेक्ट हो जाता, फिर ये केस 7 में फॉल करने लगता। देखिए होते दोनों वॉइड एग्रीमेंट है दोनों वॉइड, लेकिन फर्क क्या है, उसमें इवेंट डिपेंड कर रहा है, आप एक कंडीशन अटैच कर रहे हैं, और 7 जो है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल कोई कंडीशन अटैच नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये फर्क है। अच्छा जी, नो रेस्टिट्यूशन। अब वाइड एग्रीमेंट तो हमने पढ़ लिए कि इतने सारे एग्रीमेंट जो हैं 7 तरह के, जो एक्सप्रेसली लॉ ने वाइड डिक्लेयर किए हुए हैं कि अगर ऐसे इवेंट आप करेंगे तो आप खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब रेस्टिट्यूशन देखते हैं। द टर्म रेस्टिट्यूशन मींस रिटर्न और रिस्टोरेशन ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ अंडर द एग्रीमेंट। ठीक है, as per the section 65 no restitution of the benefit received is allowed in the case of expressly declared void agreements। ठीक है जी, रेस्टिट्यूशन के मायने क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम द प्लेंटिफ। अगर आपने किसी मजलूम से कोई बेनिफिट लिया है तो वो आपको वापस करना है, ये होती है रिस्टोरेशन। लेकिन अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट है तो इसमें किसी भी किस्म की रिस्टोरेशन अलाउ नहीं है। क्योंकि देखिए ना, मैं
अगर मिस्टर बी मुझे कहें कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर से भागता हूँ, अगर तुम मुझे 1000 रुपए दो, ठीक है, मैंने मिस्टर बी को 1000 रुपए दिया और मैंने कहा भाग के दिखाओ। अब वो एक इम्पॉसिबल एक्ट था, मिस्टर बी नहीं भागे। मैं कोर्ट जाऊं, अब कोर्ट में जा रहा हूं तो इसका मतलब एजरीफ पार्टी में ही हूं, मेरे साथ ही गलत हुआ है। मैं कोर्ट जाऊं, बोलूं जनाब मैंने इनसे एग्रीमेंट किया था कि 100 किलोमीटर पर आवर से भागेंगे तो मैं इनको 1000 रुपए दूंगा, मैंने दे भी दिए लेकिन ये नहीं भाग रहे, तो यहाँ पे कोर्ट मुझे वो 1000 वापस नहीं दिलाएगा। कोर्ट कहेगा आपने जो एग्रीमेंट किया था वो शुरू से ही एक इम्पॉसिबल एक्ट का इवेंट था और वो एक वॉइड एग्रीमेंट था, ठीक है, वो आप कर ही नहीं सकते थे किसी सूरत में। यहाँ पे आके हमारा ये वाला चैप्टर भी एंड होता है 7, और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना 8 चैप्टर 6 में इंशाल्लाह ताला। आज या कल में, आप आज तो नहीं, कल आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कोई सवाल है चैप्टर नंबर 7 से लिंक तो वो पूछ लें। अगर माइनर हो तो वो वाइड एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए माइनर के साथ भी वाइड एग्रीमेंट होता है। देखिए वाइड एग्रीमेंट साथ तो ये है, इसके अलावा माइनर, अनसाउंड माइंड, वहां तो रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन माइनर का आपको पता है ना कब होता है, जब माइनर खुद प्लेंटिफ और माइनर कोर्ट चला जाए, माइनर कोर्ट का रुख करे। अगर आप कोर्ट का रुख करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता। देखिए नो रेस्टिट्यूशन क्या है बेसिकली, दोबारा बता देता हूँ। रेस्टिट्यूशन क्या होती है कि आपका रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट हो जो भी आपने प्लेंटिफ से रिसीव किया है। देखिए अगर मैंने एक एग्जांपल दी ना कि मैंने अगले को 10 लाख रुपए दिए कि वो मुर्दे में जान डाल के दिखाए, उसने मुझसे यही एग्रीमेंट किया था तुम 10 लाख रुपए दो मैं तुम्हें मुर्दे में जान डाल के दिखा दूंगा, ठीक है, या मैं तुम्हें जादू से खजाना दरियाफ्त करके दिखा दूंगा अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए दो। मैंने उसको 10 लाख दिए, वो नहीं कर सका, मैं कोर्ट गया। अगर ये नॉर्मल सिनेरियो होता तो मैं एक प्लेंटिफ होता और कोर्ट क्या करता, मुझे वो 10 लाख रुपए वापस दिला देता। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं ही प्लेंटिफ हूँ, मैं ही अजरीम हूँ, मजलूम हूँ, ठीक है, मेरे पैसे फंसे हुए, कोर्ट मुझे वो 10 लाख उससे वापस दिला देता, ये हम कहते हैं कि रेस्टिट्यूशन हो गई। लेकिन यहाँ सीन क्या हुआ, यहाँ बात ये हुई है कि मैं कोर्ट गया, मैंने कोर्ट में जाके जब पूरा केस बताया तो कोर्ट ने कहा कि आपने एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट करा था टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट करने के एग्रीमेंट तमाम के तमाम वाइड होते हैं और ऐसी सूरत में हम आपको रेस्टिट्यूशन नहीं कराएंगे, आपकी गलती थी, हमने ऑलरेडी मना किया हुआ था आप ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपने किया, आपकी गलती थी और आप बेवकूफ हैं तो आपके पैसे डूब गए, ठीक है, वो पैसे वापस नहीं आएंगे। सर वन डे शुड बी फॉर क्वेश्चन आंसर इन अ वीक फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर। अच्छा है आइडिया, ये मैं फिजिकल क्लास में करता भी हूँ अपनी, कि जो सैटरडे का दिन होता था उसमें मैं आखिर के आधे घंटे में क्वेश्चन आंसर पूछता था, लेकिन वहां पे मसला ये कि माइक अलाउ होता था, सॉरी सारे स्टूडेंट सामने होते थे तो वो जल्दी हो जाता था। यहाँ पे आपका माइक अलाउ नहीं है, फिर किसी को बोलना नहीं आएगा जब मैं माइक उसका अलाउ करूंगा। तो वो एक दिन एक्सरसाइज करके देखी थी, कुछ लोगों को मैं टॉक के लिए बोल रहा था, उन्होंने कहा जनाब मेरा माइक सही नहीं है, कोई कह रहा है, कोई किसी को याद ही नहीं था कि उसको अलाउ कर दिया गया तो वो अपने आप को अनम्यूट करे, तो ऐसी सारी चीजें आ रही थी, तो वो चीज मुमकिन नहीं हो पाएगी, और अगर हम लिखने में जाएंगे तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। कमर्शियल ट्रांजैक्शन में दोबारा बता देता हूं, मैंने वॉइडेबल में रिस्टोरेशन बताया था, ये वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है, वॉइडेबल और वाइड में फर्क है। वॉइडेबल एग्रीमेंट वो होते हैं जब आपका कॉन्सेंट फ्री नहीं हो, वॉइड एग्रीमेंट वो है जो लॉ ने एक्सप्रेसली खुद भी डिक्लेयर किए हुए वॉइड, ये वो वाले एग्रीमेंट्स हैं, तो दोनों में फर्क है। वो जो थे वॉइडेबल वो थे कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन उनके तहत, ठीक है। यहाँ पे जो बात है ये अलग बात है, ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट्स है, ये डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट्स है, ठीक है, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वाइड एग्रीमेंट्स है, ये भी फर्क है। वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, वाइड कॉन्ट्रैक्ट था, ये वाइड एग्रीमेंट्स हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल ही फॉर्म नहीं कर पाए। अगर किसी को सुसाइड का जस्ट बोला जाए तो इस केस में रेस्टिट्यूशन होगी, ये तो कोवर्जन हो गया ना, तो ये तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इसमें तो हो जाएगी रेस्टिट्यूशन, वाइडेबल है ना ये तो, ये आप वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सुसाइड क्या है आपकी कोवर्जन में आ रहा है ना, आप वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सर लीगल प्रोसीडिंग में क्लॉज बी और क्लॉज सी का डिफरेंट एक्सप्लेन कर दें। सर प्लीज एक्सप्लेन द वेजरिंग एग्रीमेंट। सर कमर्शियल ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आया।
अब जरा रुके, मैं 3 सवालों के पहले जवाब दे दूं। सबसे पहला था सर प्लीज एक्सप्लेन द वेजरिंग एग्रीमेंट। देखिए वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो बैटिंग के एग्रीमेंट्स होते हैं नॉर्मली ये, अच्छा बड़ा आसान सा है वेजरिंग, आप बैटिंग तो खेल रहे होते हैं ना, आप नहीं बोलते शर्त लग जाए, वो क्या है, वो बैटिंग ही तो है। आप शर्त लगाते हैं एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे, पाकिस्तान मैच जीतेगा हारेगा आपके लिए अनसर्टेनिटी है, ठीक है, आप उस पर पैसा लगा के बैठ जाते हैं, चलो आ जाओ कढ़ाई कढ़ाई की लग गई, अगर पाकिस्तान जीता तो मैं तुम्हें कढ़ाई खिलाऊंगा, इंडिया जीता तो तुम मुझे कढ़ाई खिला देना, और हमेशा आपको ही खिलानी पड़ेगी ज्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर हार ही जाता है, ठीक है जी, किसी जमाने में जीता करता था, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, यही तो वेजरिंग एग्रीमेंट है कि आप एक अनसर्टेन एक डाउटफुल इवेंट के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आप एक डाउटफुल इवेंट के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है। अगर वेजरिंग एग्रीमेंट आपने और समझना है, आप लक मूवी देख लें, पूरी इसी पे बनी हुई है, सारे वेजरिंग एग्रीमेंट ही है। अच्छा सर, कमर्शियल ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आया। देखो कमर्शियल ट्रांजैक्शन दर हकीकत क्या है कि एक तो होता है नॉर्मल ट्रांजैक्शन, ठीक है, कमर्शियल, उसमें क्या है, आपने शेयर्स मार्केट में शेयर्स बुक कराए, उनकी डिलीवरी ली, जब शेयर्स पे प्राइस बढ़ी आपने सेल आउट कर दी, 10 लाख रुपए के शेयर्स बुक कराए, 10 लाख की डिलीवरी ली, 10 लाख रुपए 11 लाख में सेल आउट कर दी, ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन, ये वेजरिंग नहीं है। तुमने 10 लाख रुपए दिए, 1 करोड़ के शेयर्स बुक कराए, सॉरी 10 लाख रुपए दिए और 70 लाख के शेयर्स बुक कराए, अब तुम्हें पता है तुम बाकी के पैसे नहीं दे सकते, प्राइस बढ़ी, तुम सेल कर रहे हो, ये दर हकीकत क्या कर रहे हो, ये तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, ये तुमने गैम्बलिंग करी है कि तुमने एक पैसा फंसाया सिर्फ इसलिए कि तुम एक मुनाफा कमा सको, तुमने डिलीवरी वगैरह कुछ भी नहीं ली, तुमने सिर्फ प्राइस डिफरेंस पे अर्निंग करी है, ठीक है। वो 70 लाख के शेयर हो सकता था 1 करोड़ के हो जाते, अब तुमने लगाए 10 लाख और कमा कितने लिए, 30 लाख, समझ रहे हो इस बात को, लगाए तुमने सिर्फ 10, चीज ली 70 की, लेकिन कमा कितने लिए, 1 करोड़, 1 करोड़ तुम्हारे पास आया जिसमें से 30 तुम्हारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो तुम कर रहे हो, या 20 तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है, तो इस तरह की चीजें तुम कर रहे हो, तो ये तुम बेसिकली गैम्बलिंग कर रहे हो। सर गैम्बलिंग हराम में आएगा, देखिए जी हराम और हलाल तो आपको आलिम साहब बताएंगे, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि वाइड एग्रीमेंट है, ठीक है। सर लीगल प्रोसीडिंग में क्लॉज बी और सी का डिफरेंस समझा दें, वो मैं समझा देता हूँ अभी, वापस चलते हैं हम। देखिए पॉइंट बी था आपके पास एग्रीमेंट विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच, देखिए पॉइंट बी में दर हकीकत क्या था कि आपके पास अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है और आपको कहती है कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर तुमने, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जा रहा है कि आपका रिसीवेबल का जो भी केस होगा आपने 1 महीने के अंदर फाइल कर देना है, ठीक है, तो मैं आपको उस पर इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो पे करूंगा वरना नहीं करूंगा, ठीक है। ये तमाम बातें अगर हो रही हैं तो ये दर हकीकत क्या हो रही है कि आपको ब्रिज जो रेमेडी है उसका टाइम कर्टेल किया जा रहा है, 3 साल से उसको 1 साल पे लाया जा रहा है, रेमेडी का टाइम कर्टेल कर रहे हैं। तुम 1 साल के बाद भी केस कर सकते हो, सूट 1 साल के बाद भी फाइल कर सकते हो, लेकिन अगला क्या कह रहा है, मैं इंटरेस्ट सिर्फ तभी दूंगा जब 1 साल के अंदर अंदर सूट फाइल हो जाए, लेकिन वो कह रहा है कि आप सूट फाइल कर सकते हो अगले 2 साल 3 साल में भी, जो भी है, ठीक है। सी पॉइंट क्या है, सी बेसिकली कह रहा है कि सूट ही अगले 1 साल में फाइल करोगे तो ठीक है, वरना सूट भी फाइल नहीं होगा। बी में क्या हो रहा है, दर हकीकत तुम्हारी रेमेडी को कर्टेल किया जा रहा है, लिमिटेशन एक्ट को कर्टेल करके रेमेडी को होल्ड कर रहे हैं। सी में क्या हो रहा है, सी में तुमसे वो सूट का राइट ही वापस ले रहा है कि अगर तुमने सूट फाइल नहीं करा 1 साल के अंदर अंदर तो फिर तुम मुझ पर सूट नहीं कर सकते। तो सी पॉइंट में दर हकीकत वो तुमसे सूट करने का राइट ले रहा है, तुम्हारा राइट ही खत्म कर रहा है, लेकिन बी में क्या हो रहा है, तुम्हारी रेमेडी खत्म हो रही है, सूट तुम फाइल कर सकते हो, वो कह रहे हैं कि वो तुम्हें बेनिफिट्स नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस कंपनी वो कह रही है अगर 3 महीने के अंदर अंदर आप नहीं आते कोर्ट तो हम आपको आपके बेनिफिट्स नहीं देंगे, होल्ड कर लेंगे सारे के सारे, अगर आप 3 महीने के अंदर अपना क्लेम जमा नहीं कराते हम आपके बेनिफिट्स होल्ड कर लेंगे। ये क्या कर रहे हैं, वो बेनिफिट्स होल्ड कर रहे हैं लेकिन सूट फाइल करने का राइट तुम्हारे पास अभी भी है। सी में क्या हो रहा है, सी में दर हकीकत कर्टेल कर टाइम को कम करके वो सूट फाइल करने का ही राइट वापस ले रहे हैं, ये है दोनों में फर्क।
होते दोनों वाइड है। सर लीगल प्रोसीडिंग में कर्टेलिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फॉरफीचर, ये तो अभी बता दिया ना मैंने दोबारा, ये सेम क्वेश्चन है बी और सी। 10 लाख से 70 लाख के शेयर्स कैसे करवाए जा सकते हैं, कंपनी खुद अलाउ करती है फॉर बुकिंग। हो जाता है स्टॉक मार्केट में, जब आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेवरेज क्या चीज होती है। कुछ स्टॉक मार्केट की चीजें होती हैं, ये मैंने 10 से 70 एक एग्जाम्पल दिए, लेकिन लेवरेज पे खेला जाता है मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में भी खेलते हैं लेवरेज के ऊपर, क्रिप्टो और अपना फॉरेक्स मार्केट में भी खेलते हैं। तो ये तमाम चीजें हो जाती हैं, मार्केट की टर्मिनोलॉजी है और ये मार्केट के प्रोसीजर है। ठीक है, इसके लिए तो उसमें काम करना पड़ेगा, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गए तो ये चीजें पता चल जाएंगी। अभी के लिए आप समझें ये काम होता है। तो ये बुकिंग करवाना भी वाइड होगा, और लाजमी सी बात है, आप वाइड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, आप भी प्राइस डिफरेंस पे ही खेल लें, वाइड एग्रीमेंट है। ठीक है जी, बहरहाल नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये तो एंड हो गया हमारा, बहुत आसान सा चैप्टर है मेरे ख्याल से। अगर मैं कहूँ इस बुक का सबसे आसान चैप्टर, तो भी मुश्किल नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर आपके पास यही आता है हमारे पास। ठीक है, कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, देखिए जी, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज फॉलोज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज फॉलोज. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. That it is a contract the performance of which depend upon the happening or non happening of an uncertain event, collateral or such contract. ठीक है, जैसे कि आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो बेसिकली कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आपके हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे होते हैं। ठीक है, कि जब भी किसी इवेंट के होने या ना होने पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा, तो हम कहेंगे कि ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जब भी किसी इवेंट के होने या ना होने पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, तो हम कहते हैं कि ये आपके पास एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि देखिए लिखा है ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी। इंडेमनीफाई के मायने होते हैं लॉस से प्रोटेक्ट करना। ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अप टू 20,000 in consideration of B paying 1,000 annual premium. If B's factory is burned, this is a contingent contract. ठीक है जी, कह रहे हैं कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। फॉर एग्जांपल ए कोई इंश्योरेंस कंपनी है और बी जो है कोई फैक्ट्री के ऑनर है, और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर तुम 1,000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे, ठीक है, तो 20,000 रुपए तक अगर तुम्हें नुकसान होगा फैक्ट्री के जलने वगैरह की वजह से, तो मैं तुम्हें वो पे करूंगा। तो बेसिकली फैक्ट्री का जलना एक कोलैटरल इवेंट हो गया, जिसके ऊपर ये 20,000 का अमाउंट की पेमेंट डिपेंड करती है। क्लियर है ये बात? तो ये बेसिकली एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और कोई भी आम सा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी आम कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप उसको किसी इवेंट पे डिपेंड करा दें। ए अगर बी से शादी कर ले तो महीने 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है, ये तमाम के तमाम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, आप थोड़ा बहुत आगे पढ़ भी चुके हैं। लेकिन कॉन्टीजेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट एक अलग बात थी, वो वाइड एग्रीमेंट था। यहां पे जिस एक्ट की बात होगी वो पॉसिबल होगा, लेकिन उसका होने या ना होने पे बात होगी। ठीक है, यानी उसके होने या ना होने पे बात होगी। जैसे कि यहां पे हो रहा है कि ए ने बी से क्या कहा, इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्जांपल मुझसे इंश्योरेंस, मैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं क्या करती है, कहती है कि अगर आप मुझे 1,000 रुपए साल का प्रीमियम पे करते रहे तो कभी भी आप बीमार पड़ेंगे तो हम आपको 3 लाख तक की कवरेज देंगे। क्या कर रहे हैं, मेरे बीमार होने पे कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बीमार होने या ना होने पे डिपेंड कर रहा है। प्रीमियम तो दूंगा, लेकिन उसके जो कवरेज है 3 लाख की, वो मुझे कब मिलेगी, जब मैं बीमार होऊंगा। तो वो 3 लाख की कवरेज डिपेंड कर गई मेरे बीमार होने के ऊपर। तो जब भी कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करेगा, तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली एक
कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, फैक्ट्री को जब तक आग ना लगेगी फैक्ट्री ओनर पे करता रहेगा, क्योंकि प्रीमियम तो आपने हर महीने देना होता है। अच्छा जी सर, अगर बॉस ने कहा कि अपना फोन बेचो मुझे, वरना मैं प्रमोशन रोक लूंगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस है ये। ठीक है, ये आप अनड्यू इन्फ्लुएंस पूछ रहे हैं कि प्रमोशन दो, फोन बेचो वरना मैं प्रमोशन रोक लूंगा। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि एक डोमिनेंट पोजीशन पे एक नीचे है, सबऑर्डिनेट है उसका। दूसरी बात ये है कि वो अपनी पोजीशन को यूज भी कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ठीक है जी, इसका कॉन्टिजेंट से राब्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक की, इसको भी देख लेते हैं। सर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में दोनों पार्टीज का कॉन्सेंट फ्री होना मस्ट है। बिल्कुल, कॉन्सेंट फ्री नहीं होगा तो फिर तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। ठीक है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्टिजेंट हो जाता है, तो जब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो सकता है तो कॉन्टिजेंट में भी आप वाइडेबल करा सकते हैं, वो तो एक अलग ही चीज हो गई ना। अच्छा, अब मजीद आ जाते हैं, हम देख लेते हैं। एन ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी चेंज इनटू अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इफ इट्स परफॉर्मेंस इज मेड डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट collateral to such contract. For example, the following are contingent contracts। सब कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई, इनको देख लेते हैं हम बुक की भी। अच्छा, दो लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं गुजारिश करूंगा हैंड रेस ना करें, कोई सवाल है तो वो लिख के पूछ लें, हैंड रेस करके टाइम वेस्ट मत करें, मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, ए कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी 10 bills of cotton for 20,000 if the ship by which they are coming returned safely। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा है कि मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन 20,000 रुपए में दूंगा अगर जो शिप आ रहा है मेरा वो सही सलामत पहुंच जाता है। मतलब लाजमी सी बात है, ए का कोई कंसाइनमेंट आ रहा है और ए कह रहे हैं कि अगर वो शिप सेफली जो है वो कराची पहुंच जाता है तो मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन सेल आउट करूंगा 20,000। ठीक है, तो ये क्या, शिप के आने के ऊपर आपका इवेंट डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो सेल कब करेंगे, जब शिप आ जाएगा। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर गया शिप के आने के ऊपर, तो इसका मतलब है ये एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। एक सवाल है, क्रिकेट भी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? क्रिकेट किस पर डिपेंड करती है भाई? क्रिकेट तो एक गेम है, कॉन्ट्रैक्ट कब है? अब कल को आप पूछे मुझसे कि वो पबजी भी सर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो एक गेम है, उसको वो कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हो रहा है, वो तो एक गेम हो रहा है। ठीक है, अगला है, A promised to give a loan of 1,000 to B if he is selected the president of a particular association। ए ने बी से क्या प्रॉमिस किया लोन देने का, कि मैं 1,000 रुपए लोन तुम्हें तब दूंगा अगर तुम किसी एसोसिएशन के पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गए या इलेक्ट हो गए। ठीक है जी, इलेक्ट हो गए तो मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर 1,000 रुपए लोन दूंगा। तो लोन देना डिपेंड किस पे कर गया, प्रेसिडेंट की इलेक्शन के ऊपर। अगर बी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो 1,000 रुपए लोन देंगे, अगर नहीं हुए तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब है आपका इवेंट कॉन्टेजेंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, A promises to B to pay 50,000 to B if a certain ship does not return, of course after charging usual premium। ठीक है, ये एक इंश्योरेंस की एग्जांपल है कि अगर आपका शिप जो के आ रहा है, आपका शिप जो आ रहा है कंसाइनमेंट लेके, अगर वो खुदा ना खास्ता समंदर में डूब जाता है या नहीं पहुंच पाता तो मैं आपको 50,000 पे करूंगा। तो ये बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, और लाजमी बात है फ्री में तो किया नहीं होगा, वो भी एक प्रीमियम लेते होंगे इनसे। ठीक है, बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन का टॉपिक एफएफए में पढ़ा हुआ है तो वहां पे बहुत कॉमन टर्म हमने पढ़ी होगी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, कि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ले लिया। ठीक है, वो क्या होता है, वो बेसिकली यही होता है ना कि जो शिप आ रहा है वो सही सलामत करा पहुंच जाए अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचेगा तो फिर हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हो जाएगा। तो वो दर हकीकत एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि अगर शिप डूब जाता है तो हमें क्लेम रिसीव होता है। ठीक है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब शिप का डूबना। प्रीमियम ईयरली चार्ज करते हैं भाई, देखें मुख्तलिफ होते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं, ईयरली भी करते हैं, मंथली भी, जैसे भी आपकी डील होगी इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होगा तो वन टाइम ही होगा, प्रीमियम मुख्तलिफ हो सकते हैं।
डी में आ जाए, सी एडवांसेस अ लोन ऑफ 10,000 टू डी एंड एम प्रोमिसेस टू सी दैट इफ ही डज नॉट रीपे द लोन एम विल डू सो। ये कॉन्टीजेंट नहीं है, ये गारंटी है। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, सी ने 10,000 लोन दिया है डी को और एम ने प्रॉमिस किया है सी से कि अगर डी ने पे नहीं करा तो मैं पे करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो रहा है। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी देखें कंटीजेंसी क्या आ रही है, कंटीजेंसी यही आ रही है कि आप जो है वो अगर इन्होंने पे नहीं करा तो मैं पे करूंगा। अब यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट तो एम और डी के दरमियान हो रहा है कि डी की वो गारंटी ले रहे हैं, लेकिन एम और सी के दरमियान क्या एक कॉन्टीजेंसी भी आ रही है कि अगर डी ने पे नहीं किया तो मैं आपको पे करूंगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्टीजेंसी समझना चाह रहे थे कि कॉन्टीजेंट क्या होता है, जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करा दें आप अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ या इंडेमनिटी हुआ, आगे आप पढ़ेंगे ये सारे, ये तमाम के तमाम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के में आते हैं। ठीक है, ये तमाम के तमाम कॉन्टीजेंट में आते हैं, क्योंकि गारंटी में भी क्या होता है, अगर उसने पे नहीं करा तो मैं पे करूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं, उनके पे ना करना, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे अपना कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कराते हैं कि आप कब पे करेंगे, जब वो पे नहीं करेंगे। तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, बेसिकली आपने क्या किया, आपने नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड करा दिया। तो जब भी कोई भी शख्स किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड करा दे किसी इवेंट के ऊपर, तो फिर वहां पे वो एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसमें मजीद हम आगे भी बात करते हैं। एक मिनट, ये वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। एज द परफॉर्मेंस, contract of insurance and contract of indemnity and guarantee are popular instances of contingent contract. As the performance of a contract is made dependent upon a contingency, contingent contracts are also known as conditional contract. ठीक है, तो ये भी एक बात एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिए, कॉन्टीजेंसी को कंडीशनल भी कहा जाता है। But in certain cases, a contract may look like a conditional contract, whereas in fact it may be simply an ordinary absolute contract. कह रहे हैं कि बाद औक़ात कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो देखने में तो कंडीशनल लग रहे होते हैं या कंटीजेंट लग रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉमन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि कंडीशनल नहीं होते। अब इन्होंने एग्जांपल लिखी है, वेयर द प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, वेयर ए प्रोमिसेस टू पे 5,000 to be a property broker, ठीक है, if B manages to get a 2-room accommodation for him at a rental of 25,000 per month, ठीक है जी, it is not a contingent contract. So on the face of it, it appears like a conditional contract. It is an ordinary absolute contract because the uncertain event, namely managing to get an accommodation itself, forms the consideration of the contract. अब इस पॉइंट को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखें, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है कि आपके साथ एक कोलैटरल इवेंट अटैच होता है। आपके साथ एक इवेंट अटैच होगा जिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा होगा। जैसे कि अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरा अगर शिप आ गया कराची सही सलामत तो मैं तुम्हें 10 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कर दूंगा। ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कि ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन देखें खास बात क्या है, कंसीडरेशन जो पे करेंगे, ए 10 बिल्स ऑफ कॉटन देंगे, जब बी भी रिटर्न में उनको प्राइस पे करेंगे तो किस चीज की पे करेंगे, शिप के आने की नहीं करेंगे, कॉटन की करेंगे। तो कंसीडरेशन दर हकीकत किस चीज की थी, कंसीडरेशन थी 10 बिल्स ऑफ कॉटन के अगेंस्ट में प्राइस की। शिप के आने की प्राइस पे नहीं कर रहे वो, शिप का आना एक कोलैटरल इवेंट है, एक अटैच इवेंट है। ठीक है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी होता है कि इवेंट अटैच हुआ हुआ होता है, लेकिन कभी भी वो इटसेल्फ कंसीडरेशन नहीं होता। शिप के आना अगर कंसीडरेशन होता, शिप के आना, तो फिर वो शिप के आने के ही पैसे दे देते। शिप का आना तो एक कॉन्टीजेंसी, एक कोलैटरल पार्ट है। मेन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो सेल एंड परचेज ऑफ कॉटन है।
शिप का माना तो कॉन्टिजेंसी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तब करेगा जब ये चीज अकर हो जाएगी, ये इवेंट अकर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि मैं प्रॉपर्टी ब्रोकर को बोलूं कि यार मेरे लिए 4 कमरों का घर ढूंढ दो, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। अगर तुम मेरे लिए 4 कमरों का घर ढूंढ पाए, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। अब इट लुक्स लाइक अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कि मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर वो घर ढूंढ पाया तो मैं उसे कमीशन दूंगा। लेकिन देखें, उसका घर ढूंढना इटसेल्फ इज अ कंसिडरेशन। ये कोलैटरल पार्ट नहीं है, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट ही है। वो घर ढूंढेगा, ये चीज डिपेंड कर रही है देखने में, लेकिन दर हकीकत ये इटसेल्फ एक कंसिडरेशन है। मैं उसको पैसे उसके घर ढूंढने के ही दे रहा हूं, ठीक है। मैं कोई इवेंट को कोलैटरल उस पर नहीं दे रहा, मैं उसको कमीशन उसके घर ढूंढने का ही दे रहा हूं, जो वो मेरे लिए एक घर ढूंढ रहा है। दर हकीकत देखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने अगर का वर्ड यूज कर दिया कि अगर तुमने मेरे लिए घर ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। अब आप बोले सर ये भी तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर घर ढूंढ लिया तो ही कमीशन देगा। नहीं है, क्योंकि जो मैं कमीशन दे रहा हूँ वो घर ढूंढने का ही दे रहा हूँ। लेकिन मेरी दूसरी एग्जाम्पल में है, वहां मैं क्या कर रहा था, वहां मैं कह रहा था कि अगर शिप आया तो मैं तुम्हें 10 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करूंगा। तो कल को जो मैं प्राइस रिसीव करूंगा वो अगेंस्ट शिप नहीं करूंगा, अगेंस्ट 10 बेल्स ऑफ कॉटन करूंगा। तो शिप जो है वो बेसिकली एक कोलैटरल पार्ट है, कोलैटरल इवेंट है, मेन पार्ट नहीं है। लेकिन घर ढूंढने पे जो कमीशन देना है, इट लुक्स लाइक अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बट इट नॉट, ठीक है, लेकिन वो नहीं है। क्लियर है? क्योंकि वहां पे इटसेल्फ खुद आप उसको कंसिडरेशन दे रहे हैं। जैसे यहां पे हुआ है, A promises to pay 500 to B, a property broker, if B manages to get a 2-room accommodation for him at a rental of 25,000 per month। ये कॉन्टिजेंट नहीं है, ये उसका काम ही है कि उसको घर ढूंढने के ही पैसे दे रहा है वो। तो उसका घर ढूंढना ही इटसेल्फ एक कंसिडरेशन है, ये कॉन्टिजेंट नहीं है। सिर्फ अगर का वर्ड लगाने से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट नहीं होता, कॉन्टिजेंट के लिए जरूरी होता है कि कोलैटरल पार्ट हो। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, नहीं अगर एजेंट के अलावा भी आप किसी और को भी बोलेंगे घर ढूंढने का तो भी कॉन्टिजेंट नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर आप उसको भी कोई कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है, या कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो वो इटसेल्फ एक कंसिडरेशन है ना भाई, वो भी तो इटसेल्फ एक कंसिडरेशन है। अगर वो शख्स जिस मेहनत कर रहा है, देखें चीज को समझे ना, जब कोई भी शख्स आपके लिए घर ढूंढ रहा है या एजेंट भी आपके लिए घर ढूंढ रहा है, तो जो काम वो कर रहा है वो उसी की प्राइस ले रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, आप शिप के आने के पैसे थोड़ी दे रहे हैं। शिप आ जाए आपको, वो अगर चले शिप आ गया और वो आपको 10 बेल्स ऑफ कॉटन तब भी नहीं दे, आप पैसे देंगे? आप नहीं देंगे। आप बोलेंगे ठीक है शिप आ गया, लेकिन मुझे शिप के आने से क्या करना था, मुझे तो अपनी कॉटन में इंटरेस्ट था। ये तो तुमने कहा था कि अगर कंसाइनमेंट सही सलामत आ गया तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मुझे तो अपनी कॉटन में इंटरेस्ट है, ठीक है। नहीं, जॉब ढूंढना भी, लेकिन यहाँ पे क्या, नहीं अगर उसका घर ढूंढना जॉब नहीं भी है, ठीक है, उसकी जॉब नहीं है, वो आपसे ऐसे ही ढूंढ रहा है, तो भी इटसेल्फ इट्स अ कंसिडरेशन। कॉन्टीजेंसी कैसे हो रही है ये? अगर उसकी जॉब नहीं भी है या तुम पैसे उसको नहीं भी दे रहे तो भी कॉन्टीजेंसी नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही यही हो रहा है कि घर ढूंढोगे, तो मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा जो भी दूंगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ही तुम्हारे हो रहा है, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है ये घर ढूंढने का। ये डिपेंड थोड़ी कर रहा है किसी चीज के ऊपर, ठीक है। वहां पे आप देखो डिपेंड हो रहा है शिप के आने पे, लेकिन पेमेंट तुम गुड्स की कर रहे हो। अगर उसका सिर्फ शिप आ जाए, क्या तुम पेमेंट करोगे? नहीं करोगे, तुम बोलोगे उसके आने में मेरा क्या इंटरेस्ट था यार, मुझे तो अपनी कॉटन से मसला था, वो तो आपने कहा था कि कंसाइनमेंट आएगा तो दूंगा, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड कराया था, लेकिन कंसाइनमेंट आने के पैसे थोड़ी दूंगा, मुझे तो कॉटन में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज होती है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो कोलेटरल इवेंट लिखा है, ये वही बात लिखी हुई है जो अभी पूरी मैंने आपको बता दी। इसको पढ़िएगा कल नेक्स्ट क्लास में, अगर ये समझ में ना आए तो फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये पूरी वही बातें जो अभी मैंने आपको डिफाइन करी है। हम एसेंशियल्स पे आ जाते हैं। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन द फॉलोइंग टू एसेंशियल्स ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट, एक सवाल देख लेते हैं। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो कमीशन दूंगा, अगर वो घर ढूंढ दे
तो बाद में वो कमीशन ना दे तो फिर हम सू कर सकते हैं। आप सू करेंगे, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, सूट तो फाइल हो जाएगा आपके और उसके बीच में एक नॉर्मल कॉमन कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। जैसे आप किसी को बोले अपनी कार सेल करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है, जैसे कार खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसकी सर्विसेज ले रहे हो। अच्छा, अगर बंदा बोले कि अगर मैं फ्री हुआ तो घर ढूंढ लूंगा, तो कॉन्टिजेंट होगा? फिर भी नहीं होगा भाई। और बेसिकली आप तो सोशल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, आप फ्री हुए तो घर ढूंढ लेंगे विदाउट मनी विदाउट कंसिडरेशन। ये तो आप सोशल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं सारे, ये तो लॉ से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं। ये तो लीगल रिलेशन ही क्रिएट नहीं करा रहे दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी सोशल है कि अगर मैं फ्री हुआ तो मैं खाना खा लूंगा, मैं फ्री हुआ तो ये घर घर ढूंढ लूंगा। ये तमाम के तमाम आप सोशल कर रहे हैं, लीगल तो कर ही नहीं रहे ना। लीगल करेंगे तो लाजमी बात है आप भी तो कुछ कंसिडरेशन पे करेंगे ना, क्योंकि ये नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन में नहीं आ रहा, जो हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी उसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर कोई जानने वाला ये काम कर रहा है तो वो तो ऑलरेडी सोशल काम कर रहा है, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन, इन द फॉलोइंग टू एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एविडेंट। दो एसेंशियल्स लाजमी होते हैं। पहला, द परफॉर्मेंस ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना, वो डिपेंड करेगा किसी इवेंट के होने या ना होने पे, किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने। दूसरी क्या बात है कि वो जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होगा वो कोलेटरल पार्ट होगा, मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि मेरी एग्जांपल में कोलेटरल पार्ट था शिप का आना, मेन कॉन्ट्रैक्ट कॉटन की सेल और परचेज का ही है, क्योंकि मैं भी अगले को कॉटन दूंगा, वो पलट के जो मुझे पैसे देगा वो कॉटन के ही अगेंस्ट में देगा, शिप के आने वाने पे नहीं देगा, ठीक है। तो वो कोलेटरल पार्ट होगा, मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर ये दो चीजें क्वालिफाई करती हैं तो हम कहते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जनाब। रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं। आसान आसान से, contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event happens, ठीक है, cannot be enforced by law unless and until that event has happened। अगर ए अगर सर ए अगर बी को कहता कि घर ढूंढो नहीं तो मैं सी को मार दूंगा, तो कंटीजेंट होगा? ये कैसे कंटीजेंट होगा? ये तो कोवर्जन कर रहे हैं आप। ये कॉन्टिजेंट कैसे कर रहे हैं? घर ढूंढो वरना सी को मार दूंगा, सी के मारने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो ऑलरेडी इलीगल हो गया, उसको आप डिपेंड करा रहे हैं ए के घर ढूंढने पे। सी के साथ तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो बी के साथ हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं सी को मार दूंगा अगर तुमने घर नहीं ढूंढा। कोवर्जन कर रहे हैं ना आप लोग, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? वर्डेबल हो जाएगा, कोवर्जन कर रहे हैं आप। आपका कॉन्ट्रैक्ट सी से थोड़ी हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो बी से हो रहा है, बी से तो घर ढूंढने का हो रहा है। डिपेंड करा रहे हैं, डिपेंड किस पे करा रहे हैं आप? डिपेंड तो हो ही नहीं रहा, आप तो उसको धमकी दे रहे हैं। ये डिपेंडेंसी नहीं है, धमकी है। डिपेंडेंसी और धमकी में फर्क होता है, समझ रहे हैं? कोई शख्स आपको आके क्या, अगर तुम वहां तक नहीं गए तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, ये वो आपको धमकी दे रहा है, डिपेंडेंसी थोड़ी कर रहा है। थप्पड़ खाना उस पर डिपेंड करता है इस तरह की, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो आप। अच्छा जी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बेसिकली इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस, ठीक है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो किसी इवेंट के होने पे कर रहे हैं। अगर उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर वाइड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को कह रहे हैं कि अगर तुम सी से शादी कर लो,
अब ए बी को कह रहे हैं कि अगर तुम सी से शादी कर लो तो मैं तुम्हें लोन दूंगा। ये इवेंट के होने पे डिपेंड कर रहा है, सी से शादी करने पे बी के। लेकिन अगर सी इस शादी से पहले ही मर जाते हैं तो फिर यहां पे ये इवेंट एक वाइड हो गया, क्योंकि अब उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, ये इवेंट के होने पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आसान एग्जांपल, अगर शिप आ गया तो मैं तुम्हें 10 बिल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करूंगा। ये इवेंट के होने पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपका हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो गया। सेकंड, contingent contract to do or not to do anything if an uncertain event does not happen। ठीक है, अब ये किसी इवेंट के ना होने पे डिपेंड कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी आपको कह रही है कि अगर आपका शिप सही सलामत कराची नहीं पहुंचा तो हम आपको इंश्योरेंस क्लेम के तहत 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है, अगर आपका शिप सही सलामत कराची नहीं पहुंचा तो हम आपको इंश्योरेंस क्लेम के तहत 10 लाख रुपए देंगे। ये एग्जाम्पल लिखी हुई भी है, ए एग्रीज टू पे बी a sum of money and insurance claim if a certain ship does not return, of course after charging it, the ship is sunk, the contract can be enforced when the ship sinks। वो कह रहे हैं कि अगर आपका शिप नहीं आया तो हम आपको इंश्योरेंस क्लेम के तहत 10 लाख रुपए देंगे, और आपका शिप जो है वो रास्ते में डूब जाता है तो अब इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख रुपए देगी। ठीक है, अब ये इवेंट डिपेंड कर रहा है उसके ना आने के ऊपर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, एक तो ये है कि आपने इवेंट करा है, अगर आपका शिप नहीं आया तो हम आपको 10 लाख रुपए क्लेम देंगे। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं आएगी कि अब शिप कभी भी नहीं आ सकता, तब तक आप उससे 10 लाख रुपए नहीं ले सकते। जब तक आपको यह खबर ना आए कि शिप जो है वो डूब गया, क्योंकि इसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं हुआ कि अगर 3 साल के अंदर नहीं आया, 10 साल के अंदर नहीं आया तो मैं आपको दूंगा, इसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं। तो जब तक वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं हो जाए, जब तक आपको खबर ना आए कि समंदर में तूफान आ गया और शिप डूब गया, तब तक आप उससे 10 लाख का क्लेम नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम स्पेसिफाई नहीं। समझ रहे? टाइम स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, यहां तक किसी को कोई मसला? यहां तक किसी को कोई मसला? अच्छा जी, ये सर एसेंशियल ऑफ कॉन्टिजेंट बता दें। देखो एसेंशियल्स क्या थे? पहली बात कि किसी इवेंट के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, जो भी इवेंट होगा वो कोलेटरल होगा, मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमेशा कोलेटरल होगा। जैसे कि देखो, इंश्योरेंस कंपनी ने जो प्रीमियम लिया वो राइट को प्रोटेक्ट करा, लेकिन इवेंट का कोलेटरल क्या था? शिप का ना आना। अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करूंगा, अगर मेरा शिप का कंसाइनमेंट या सही सलामत पहुंच जाता है तो कोलेटरल पार्ट क्या है? शिप का आना। लेकिन देखो, मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉटन की बाइंग एंड सेलिंग है ना। अगर वो मुझे पैसे देगा तो वो मुझे किस चीज के पैसे देगा? वो मुझे कॉटन की बाइंग एंड सेलिंग के पैसे देगा, वो शिप के आने के पैसे नहीं दे रहा मुझे। मेरा कॉन्ट्रैक्ट उस पर डिपेंड कर रहा है। वो एक कोलेटरल पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट शिप को सही सलामत यहाँ पहुंचाना नहीं है। ठीक है, अच्छा, पहला पॉइंट मैं दोबारा बता देता हूँ। परफॉर्मेंस कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने को। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना मतलब दोनों पार्टी अपने अपने हिस्से की परफॉर्मेंस करेंगी ना। नॉर्मल अगर कार का किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है? तुम उसको पैसे दो, उसकी परफॉर्मेंस क्या है? वो तुम्हें कार डिलीवर करे। ठीक है, बाकी ये रूल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 में बता देता हूँ दोबारा से।
देखिए, contingent contract to do not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event happen. If the event becomes impossible, such contract become void. मैं आपसे कहूं किसी इवेंट के होने पे कि मेरा शिप आएगा तो मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, मेरा शिप आएगा तो मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कर दूंगा, या मैं आपको एक बात कहूं कि मैं आपको ए जो है वो बी को लोन ग्रांट करेंगे अगर आप बी जो है वो सी से शादी कर लें। ए बी को लोन ग्रांट करेंगे अगर वो सी से शादी कर ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, शादी करने की बात हो रही है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये बी जो है वो लोन का तकाजा पहली बात तो ए से तब तक नहीं कर सकते जब तक ये शादी नहीं कर ले वो सी से। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड कब होगा, अगर ये काम नामुमकिन हो जाए। किस तरह से, अगर सी इंतकाल कर गए शादी से पहले, अब ये कॉन्ट्रैक्ट नामुमकिन हो गया तो ये एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। आसान से अल्फाजों में ये भी समझ लो, अगर शिप आ गया तो मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कर दूंगा। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे शिप आएगा तो आप उसको एनफोर्स कर सकते हैं कि आप कॉटन डिलीवरी करो, क्योंकि तुमने कहा था शिप के आने पे, ठीक है। तो ये एक हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है कि अगर शिप आ गया तो मैं आपको 10 बिल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कर दूंगा, तो ये दर हकीकत एक हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात क्लियर है। अच्छा जी, मजीद सर अगर वो शिप के आने का ना कहे, कॉटन के आने का कहे, इसमें भी कोलेटरल इवेंट अटैच होगा। कॉटन खुद से कैसे आएगी भाई, मेरी कॉटन आ गई तो मैं आपको दे दूंगा, हाँ तो उसमें भी कोलेटरली तो है। कॉटन का आना मतलब शिप का आना, एक वर्ड को ही तो रिप्लेस कर रही हो तुम। तुम्हारी कॉटन आए ना आए उसको क्या कर दे, उसको तो वो कर दे जो कॉटन तुम उसको सेल करोगे। तुम्हारी कॉटन के आने ना आने से उसको क्या कर दे, तुम कहीं और से लेके उसको भी दे सकते थे उसको। ये तो तुमने कोलेटरल करा दिया है, लेकिन तुम्हें जो वो प्राइस पे करेगा वो तुम्हारी कॉटन के आने की प्राइस थोड़ी पे करेगा। उसने कब कहा है वो तुम्हारी कॉटन के आने की प्राइस पे करेगा, नहीं, तुम्हारी कॉटन के आने की प्राइस पे नहीं करेगा। वो तो तुम्हें वो प्राइस पे करेगा जब तुम उसे कॉटन सेल करोगे, ठीक है, तो भी वो कोलेटरल ही है क्योंकि अटैच हो रहा है। शिप आने के बाद भी वो सेल ना करे तो फिर सू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर सर अगर कोई कहे कि अगर मुझे 10 मिलियन प्रॉफिट आया तो मैं 5% डोनेट करूंगा, तो मैं क्या करूं इसमें, सवाल तो पूछो। किससे कर रहा है, कॉन्टिजेंसी कर लेगा, कॉन्टिजेंट हो जाएगा ये अगर वो किसी बंदे से करेगा कि 10 मिलियन प्रॉफिट आया तो मैं 5% डोनेट करूंगा, ये पूछना चाह रहे हो, ठीक है। अगर किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से करेगा तो फिर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि उसने कॉन्टिजेंसी कर ली है इसको। ठीक है जी, अच्छा इसको मैं आज यहीं तक रख रहा हूँ, मैं आगे लेके नहीं जा रहा, क्योंकि आगे लेके जाऊंगा तो ये सारे आप मिक्स कर देंगे थोड़ा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा गैप दे रहा हूँ ताकि आप वो पिछले जो है वो पढ़ लें। और चैप्टर नंबर 6 भी जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकें, आपके पास 3-4 दिन है पढ़ने के, पूछ लिएगा रिप्लाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट भी कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन कर देता हूँ, ठीक है। तो और ये छोटा सा ही चैप्टर है, तो ये हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में एंड भी हो जाएगा और दूसरा चैप्टर हमारा शुरू भी हो जाएगा, ये भी याद रखिए। सर टेस्ट कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होगा उसके 1 हफ्ते बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको साथ साथ चलाइएगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो उसमें फेल हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट कदरे थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ उसमें 20-25 नंबर मैंने आप लोगों के पास होने के लिए रखे हुए होते हैं कि वो आसान आसान से कुछ एमसीक्यूज दिए हुए, लेकिन बाकी एमसीक्यूज जो हैं वो मुश्किल भी है। इस सर स्पीड तेज है, नहीं भाई स्पीड सही है, कोर्स बहुत बड़ा है आपका। कोर्स देखें, ये स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता, आपकी क्लास समझ में आ रही है तो स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, क्लास नहीं समझ में आ रही तो एक अलग बात है। अगर तेज स्पीड के साथ भी आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर क्या मसला है, आप जबरदस्ती क्यों ब्रेक लगवा रहे हैं। हाँ अगर चीज समझ में नहीं आ रही तो फिर एक बात है, फिर आप दोबारा पूछें। आप जब नहीं पूछते, आप लोग सब ओके करते हैं तो ही मैं आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं आप में जो वाकई में पढ़ भी रहे हैं घर में, तो वो मुझसे बार बार पूछते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे होते हैं, मैं उनको भी आंसर कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो जो पूछ रहा है, जो स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता क्लास का कभी भी,
अगर सबकी समझ में आ रहा है तो अब आप क्या करें, स्पीड स्लो करने के लिए जबरदस्ती रू कह रहे हैं? सबकी समझ में आ गया फिर भी बैठे हुए, नहीं कर सकते ना ये काम। ठीक है, टेस्ट में देखूंगा ऑनलाइन लूंगा कि नहीं लूंगा, कैसे लूंगा। सर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले कॉटन का, लेकिन इसने कोलेटरल इवेंट का नहीं बताया, अपशिप नहीं आ सका, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा? मुझे तो तुम्हारा सवाल ही समझ नहीं आया। कोलेटरल इवेंट नहीं बताया तो इसका मतलब एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है भाई, फिर तो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। फिर तो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। पहली बात तो फराज साहब आपने शायद वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं है अब तक, जब भी आपने उठा के वाइडेबल डायरेक्ट ठोक दिया वर्ड। ठीक है, आप पहले जाएं वाइडेबल पढ़ेंगे, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते कौन से, फिर आप बात करें। आप वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते तो मुझे समझ में भी आता कि आपने कहीं ना कहीं से लिंक जोड़ दिया, वाइडेबल तो आप कहीं से जोड़ ही नहीं सकते थे इधर। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा आप पढ़ें किताब खोल के कि वाइडेबल दर हकीकत होता क्या है। और दूसरी बात, अगर नहीं बताया तो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं किसी को बोलूं भाई मेरे पास कार है मैं सेल कर रहा हूँ, मैं उसको किसी भी इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी तरह उसने कहा मैं आपको 10 बेल्स ऑफ कॉटन सेल आउट करूंगा, तो ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी क्लॉज होंगे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज। थोड़ा पहले मैं ऑफ कर रहा हूँ आज।